हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन के बारे में। आपको पता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये फोर्थ लॉ है। इससे पहले हमने तीन लॉ डिस्कस कर लिए हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक लॉ बच जाएगा, गैर लूसेक लॉ ऑफ बेसिस वॉल्यूम, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था रिचर ने। कब दिया था? 1792 में। सिंपली आपको पता होना चाहिए किसने लॉ दिया था। ये लॉ दिया था रिचर ने 1792 में। और इन्होंने क्या कहा था एक्चुअली इस लॉ को देख टाइम? तो इन्होंने कहा था व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with the same quantity of a third element, the proportion in which they do so will be the same as or simple multiple of the proportion in which they combine with each other. इनका जो इनका स्टेटमेंट था बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको सिंपल से समझाना चाहूँ तो आपको एग्जांपल से आपको बहुत ही सिंपल तरीके समझ में आ पाएगा। अगर कहना क्या चाहते थे एक्चुअली मैं आपको ये समझाता हूँ। तो अगर देखिए हमारे पास कोई तीन एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा कोई तीन एलिमेंट है। जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास एग्जांपल के अकॉर्डिंग सी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारे पास तीन एलिमेंट है और ये तीन एलिमेंट आपस में दो कंबाइन होकर सेपरेट, यानी कि दो के फॉर्म में सेपरेट कंबाइन हो रहे थे। अगर एक बार सी एच को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? एक बार हमारे पास सी एच को कंबाइन करेंगे तो बनेगा CH4, और एक बार CO को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? CO2। सेम केस में अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा H2O। ठीक है, और एक बार अगर हाइड्रोजन को कार्बन से किया तो आपको पता है CH4 बन रहा है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अगर कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाएगा H2O या फिर बनाएगा CO2। तो इन केसेस में क्या हो रहा है? ये जो तीन एलिमेंट है आपस में दो एलिमेंट के फॉर्म में तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं देख पा रहे होंगे। यहाँ CH4 का मतलब मीथेन का हो रहा है, CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तीन एलिमेंट मिलकर क्या कर रहे हैं? तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ कहना क्या चाहता है? तो लॉ सिंपल से ये कहता है कि अगर हम इसमें से किसी दो कंपाउंड को, जैसे CH4, CH2 और H2O में से किसी दो कंपाउंड में से एक एलिमेंट, किसी दो कंपाउंड के एक एलिमेंट को फिक्स कर दें तो जो बाकी बच जाता है उसका जो रेशियो आएगा वो थर्ड कंपाउंड के रेशियो के बराबर होगा। ये रेशियो का सेम होगा, रेशियो का मल्टीपल होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। ये कैसे हम फाइंड आउट करें कि सिंपल मल्टीपल है कि नहीं है? ये वाला जो एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और CH4 का, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CH4 का जो मास रेशियो आएगा वो क्या आएगा। तो जो सी कार्बन है उसका जो मास आता है आपको पता है 12 है, और हाइड्रोजन का आपको मास पता है कितना? 4। ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। H2O की बात करें तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास 2 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 2:16। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप की बात करें तो कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। तो इस केस में क्या कह रहा है? अगर हम CH4 और CO2 में कार्बन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कार्बन को फिक्स कर दिया। आप देख पा रहे हो कि इसका जो मास आ रहा है यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो इसको हमने फिक्स कर दिया। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका जो रेशियो रहेगा वो थर्ड वाले के बराबर होगा। तो थर्ड बचा हुआ क्या है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 12:4 है CH4 का, और CO2 का हमारे पास क्या है? 12:32 है। तो हमें पता किसका करना है? हाइड्रोजन का। हमें अगर नहीं पता तो हमें हाइड्रोजन का फाइंड करना है। इन दोनों से हमें किसका पता चलेगा? थर्ड वाले का। तो अगर हम इसमें 2 फिक्स है तो 12 को तो हम फिक्स कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4:32, यानी कि हो जाएगा 2:16, या फिर कहें तो 1:8 हो जाएगा। ये सिंपल रेशियो आ गया 1:8। और H2O की बात करें तो 2:16 इक्वल्स टू होता है 1:8। ये भी आपको पता है सिंपल रेशियो। क्या हुआ कि हमने ये दो कंपाउंड की हेल्प से थर्ड कंपाउंड का मास रेशियो निकाल लिया। ये सिंपल सा यही लो है कि ये क्या कहना चाहता है कि इसका जो दो कंपाउंड में से अगर किसी दो कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स कर देते हैं तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो रेशियो आएगा, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो थर्ड वाले के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ हो गया। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन इसे क्यों कहते हैं? इसमें लॉ ऑफ
रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट क्यों, क्या सिंपल सी बात ये है। सो रेसिप्रोकल का क्या बात, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी वैल्यू का इन्वर्स को हम रेसिप्रोकल कह देते हैं। और इक्विवेलेंस यानी कि अगर किसी भी कोई भी रेशियो है या फिर उसका जो डिनोमिनेटर है, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर उसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, बैलेंस हो, इक्विवेलेंस हो, तो उसमें या फिर सिंपल उसका मल्टीपल हो, कोई किसी का मल्टीपल होता है तो उसका इक्विवेलेंस हो जाता है। सो इसके फॉर्म में देखा जाए तो कैसे ये क्या कहना चाहता है। तो अगर हम बात करें CH4, अभी आपको पता है CH4 का जो हमने मास रेशियो निकाला, क्या निकाला, 12:4 निकाला। और कार्बन का कितना निकाला, कार्बन का हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा CH2 32। सो अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या होगा, सिंपल सा ट्रिक है, क्या कर सकते हैं, जैसे 12:4 है, इसको इक्वल कर देते हैं 12:13। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि ये दोनों का जो मास रेशियो आएगा वो तीसरे वाले के सेम होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा, तो यानी कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सेम होगा तो इक्वल ही होगा, या फिर मल्टीपल भी होगा तो इक्वल होगा, डिवाइड होकर यही आना चाहिए। सो अगर मैं 12:4 इक्वल्स टू 12/32, 12/4 इक्वल्स टू 12/32, इससे हमें पता चल गया। अब क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है, तो क्या करता हूँ मैं इस नंबर को रेसिप्रोकल मतलब इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। तो इन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/12 इक्वल्स हो जाएगा 32/12, और 12 से 12 कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 32। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/32, और 4/32 को लिख सकते हैं कितना, 1/8, और 1/8 को लिख देंगे 1:8। तो सिंपल आपको रेशियो किसका पता चल गया, हाइड्रोक्साइड का यानी कि वाटर का पता चल गया। सिंपल से आपको वाटर का जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास का जो रेशियो पता चल गया 1:8। अभी आपने निकाला था, कैसे निकाला था, 2:16 इक्वल्स टू 1:8। ऐसे ही आपने निकाला तो क्या ये सेम आया आंसर, यहाँ भी 1:8, वहाँ भी 1:8। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से ये प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं कि ये लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। सो सिंपल सी बात है कि जब 3 एलिमेंट हो गए कहीं भी, आपको पता कैसे चलेगा, सिंपल से आपको क्या देखना है कि अगर कहीं भी हमें ये क्वेश्चन मतलब कहीं भी हमसे पूछ रहा है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमें क्या देखना है कि वहाँ पे 3 एलिमेंट है कि नहीं, और वहाँ 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, सिंपल सा ये देखना है। तो ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और उसमें जो एक एलिमेंट होगा वो 2 कंपाउंड में, एक एलिमेंट जो होगा दो कंपाउंड में होना चाहिए। ठीक है, 2 कंपाउंड में कॉमन होना चाहिए। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था CHO का, मतलब इस अभी जो लास्ट एग्जांपल देखा उसी में देखे तो आपको पता है कि यहाँ पे CH4 बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन, 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें जो एक एलिमेंट है 2 कंपाउंड में सेम होना चाहिए। अगर हम कार्बन की बात करें, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है पहले बात कर लेते हो। तो यहाँ पे कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये किसी 2 कंपाउंड में सेम होना चाहिए। कार्बन कहाँ कहाँ सेम है, कार्बन यहाँ सेम है और यहाँ भी सेम है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ सेम है और यहाँ सेम है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ सेम है और यहाँ सेम है। तो इस केस में क्या होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी जो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। तो देखिए सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल है COS। ठीक है, 3 कंपाउंड दिए, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। अब सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और कार्बन का होता है 12। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं तो CO के मिलने से बन रहा है CO2 का फॉर्मेशन, CS के मिलने से CS का फॉर्मेशन हो रहा है, और SO के मिलने से SO2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो CO2 है इसका अगर हम मास रेशियो देखें तो क्या आ रहा है, 12:32, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल। SO2 को देखें तो SO2 का जो मास रेशियो आ रहा है सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 का डबल 32, यानी 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब बात करते हैं CS में, तो CS जो कार्बन उसका 12 और जो सल्फर है उसका 32 मास होता है। ये आपको पता हो गया, सिंपल आपको एटॉमिक मास ही पता चल गया। अब क्या करते हैं, हम किसी 2 को सेम कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों में अगर सेम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कार्बन को और यहाँ कार्बन को सेम कर लेते हैं, ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे हम सिंपली सेम कर लेते हैं, ये भी कार्बन और कार्बन। तो SO2 का जो हमें रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो से मिल जाएगा। इस दोनों का रेशियो का सेम होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा। अब कैसे फाइंड आउट करें, तो फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका देखिए, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन को नेग्लेक्ट कर दो और इसका और इसका जो रेशियो आएगा वो हमारा थर्ड रेशियो होगा। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है, ये लास्ट में भी फॉलो हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ भी ये ट्रिक फॉलो हो रही है। अगर हमने कार्बन और कार्बन को फिक्स कर दिया तो जो उसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो रेशियो आएगा वो तीसरे वाले कंपाउंड के रेशियो के इक्वल होगा। अगर मैं इसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन के मतलब इक्विवेलेंसी से सॉल्व करना चाहूँ तो सिंपल से अगर मैं इक्विवेलेंस से सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा,
तो बात करते हैं CO2 का, तो आपको पता है 12:32 होगा CO2 का। और SO2 अगर मैं CS की बात करूँ तो ये हो जाएगा CS का हो जाएगा 12 हो जाएगा 32, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। अब क्या करना है, मुझे इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रूफ करना है। तो वैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है कि इसका डिनोमिनेटर पहले सेम कर लो। तो वैसे भी इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो क्या करेंगे, इसको 32 से 32 कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 12:12, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 16 है और ये आ जाएगा 1:8, यानी 8:2, ये क्या आ जाएगा 1:8, ठीक है। 32 से 32 कटेगा और 12 से 12 कटेगा, तो ये जाएगा 1:1, ठीक है। सिंपल रेशियो है 1:1, तो 8:8 क्या लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। 8:8 का मतलब क्या है, 8/8, और इसको 1:1 भी तो लिख सकते हैं। तो इससे क्या ये आ गया इक्विवेलेंसी से भी, क्या ये आ गया CS, इक्विवेलेंसी से मेरे पास SO2 का जो मास रेशियो आ गया, हाँ इक्विवेलेंसी से भी आ गया। डायरेक्ट देखना चाहे तो डायरेक्ट भी आ गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाना चाहे तो वो भी लगा के देख लेते हैं। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाएंगे तो क्या होगा, अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है, 12/32 इक्वल्स टू 12/32। तो 12/32 क्या है, पहले बात कर लेते हैं, CO2 का मास है और यहाँ पे किसका मास है, CS का मास है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इक्वल्स टू 32/12/12। मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल लगाया इसलिए इसको इन्वर्ट किया, इन्वर्ट से 12 से 12 कैंसिल, 32 से 32 कैंसिल, यानी 1:1। रेसिप्रोकल से भी ये प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल के। एक और एग्जांपल हमारे पास दिया है, पोटेशियम का दिया है, सॉरी फॉस्फोरस का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, क्लोरीन का दिया है। जो फॉस्फोरस है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 31, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब मैं इसे लॉ ऑफ पहले डायरेक्ट सॉल्व करके देखता हूँ। पहले डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, तो आपको पता है 31:3 हो जाएगा यहाँ पे, कैसे, फॉस्फोरस का 31 और हाइड्रोजन का 3 है, तो 1 का 1 और 3 का 3 हो जाएगा। HCl की बात करें तो HCl का होता है हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, ठीक है। ये सिंपल रेशियो आ गया। PCl3 की बात करें तो 31 और Cl3 का 35.5, अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करके या फिर इन दोनों को कंपेयर करके HCl का वैल्यू निकालते हैं, PH3 और PCl को कंपेयर करते हैं। तो पहले डायरेक्ट देखिए, अगर मैं PH3 और PCl को कंपेयर करूँ तो पहले डायरेक्ट क्या कट जाएगा, पहले ये हो जाएगा 31:3 और ये है 31:106.5, और हमें HCl का निकालना है, ठीक है। HCl का निकालना है, ये किसका है, ये PCl3 का है और ये PH3 का है, ठीक है। इससे हमें इसका निकालना है। तो पहले जो सेम है उसको, मतलब पहले फॉस्फोरस को हम सेम कर लेते हैं, सेम वाले को हटा देंगे, यहाँ फॉस्फोरस हट जाएगा और ये यहाँ भी फॉस्फोरस हट जाएगा, तो ये बचे हुए का जो प्रोपोर्शन आएगा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/106.5, और इसे अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आएगा 1/35.5। और क्या हमारा HCl का जो मास रेशियो आ रहा है यही आ रहा है, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, क्या आ रहा है 1/35.5। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आपको रेसिप्रोकल समझाना चाहूँ तो सिंपल से क्या हो जाएगा, आपको पता है PH3, PCl3 और HCl, ठीक। इस केस में अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं HCl का निकालता हूँ रेसिप्रोकल मेथड से। तो ये क्या हो जाएगा 31:3 और ये हो जाएगा 31:106.5। इसका हमें अभी नहीं पता, अभी हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 31/3 इक्वल्स टू 31/106.5, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल लगा के से इन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 3/31। इन्वर्ट करना होता है रेसिप्रोकल का मतलब, ये हो जाएगा 106.5/31। 31 से 31 कैंसिल और ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 106.5 और ये हो जाएगा 3/106.5 और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये जाएगा 1/35.5। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया। क्यों, क्योंकि 1/35 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/35 को लिख सकते हैं 1:35.5, ठीक है। ये सिंपल रेशियो आ गया। या फिर हम अब HCl का डायरेक्ट देखना चाहे तो HCl का 1 और H का 1 और मतलब हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल यहाँ भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी केस में अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाना चाहूँ तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाना चाहें तो सिंपल सा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहेगा, तो
तो आपको पता है कि जो PH3 है वो क्या है, PH3 अभी हमने निकाला था 31:3, ये PH3 का है। PCl3 का क्या हो जाएगा 31:106.5। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम HCl का निकालना चाहते हैं, मतलब इक्विवेलेंसी से निकालना चाहते हैं। पहले हमने डायरेक्ट निकाला था, फिर रेसिप्रोकल से निकाला, अब इक्विवेलेंट से निकालना चाहते हैं। तो इक्विवेलेंट से क्या होगा, पहले देखिए ये हो जाएगा 31/3 इक्वल्स टू 31/106.5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। किसका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा किसका, पहले इसको और इसको सेम करना है, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ 31/3 इंटू 35.5 और ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा 35.5, ठीक है। और ये हो जाएगा 31/106.5, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल। अब क्या होगा, इस 31 से ये 31 कैंसिल हो गया, और क्या होगा, इस 35 से ये इससे कैंसिल, एक्चुअल में से क्या कर ले, पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 इंटू 35 हो जाएगा 106.5 और 106.5 से 106.5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 35.5 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये भी आ जाएगा 1:35.5। तो इससे भी हमने क्या किया, इस मेथड से भी हमने HCl का निकाले 1:35.5। तो आप लॉ इक्विवेलेंस से निकाले, रेसिप्रोकल से निकाले, डायरेक्ट निकाले, आप तीनों मेथड से किसी भी कंपाउंड का जो है, दो कंपाउंड, अगर 3 कंपाउंड है टोटल, उसमें और तीनों कंपाउंड में किसी दो कंपाउंड में एक एलिमेंट सेम है, तो आप थर्ड वाले कंपाउंड का जो मास रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस लॉ से। सो आई होप कि आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें जब इसका मास रेशियो निकालते हैं तो रेसिप्रोकल के बराबर भी आ जाता है। इक्विवेलेंट भी कहते हैं क्योंकि इक्विवेलेंसी से भी इसका मास रेशियो हम निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।